तो ये था, एक और सुनते हैं, एक क्लिप और सुनिए, फिर मैं करता हूं सवाल। नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। ತಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೇವಲ 25 ಸೀಟುಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है. ಒಂದು ಸೀಟ್ನ ನಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಆ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं. 25 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಅವರು 34,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಳ್ತನ. ये देखिए, सुनिए, आपने सुन लिया आप लोगों ने, और हम लगातार इसकी मीमांसा कर रहे हैं, सतत कर रहे हैं. मैं शुरुआत करूंगा रामशरण जोशी साहब से करना चाहूंगा. जोशी सर, आप तो बहुत दीर्घ अनुभव वाले एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं, सुधी जर्नलिस्ट हैं कि बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के साथ, बहुत सारे नेता विपक्ष के साथ, बहुत सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मुखिया हैं उनके साथ, सबके साथ आपने काम किया, देखा है. इतना गंभीर मामला है, बेहद ऐसा संगीन मामला है, गंभीर मामला, और खुले आरोप, खुले मंच से लगा कौन रहा है? लोकसभा के नेता विपक्ष. 24 घंटे से ज्यादा उस वाले दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका, और आज बेंगलुरु की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको भी 5-6 घंटे हो रहे हैं. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चुप्पी. शुरुआत यहीं से करूंगा, पहली टिप्पणी रामचंद्र जोशी साहब. देखिए, मैंने 1967 से चुनाव कवर करने शुरू किए और ये सिलसिला कई वर्ष तक चला. शायद भारत के चुनाव आयोग के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है जब इतने अकाट्य प्रमाण देश की जनता के समक्ष विपक्षी नेता ने रखे हैं, पहली बार. दूसरी बात, मैं राहुल गांधी की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और उन्होंने इसके अपने नेताओं के सामने भी उन्होंने रखा 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 बातें. उनका जो प्रेजेंटेशन था वो एक नेता की तरह नहीं, एक अच्छे मजे हुए एकेडमिशियन की तरह था, क्योंकि उन्होंने उन डेटा को कोरिलेट किया. आमतौर पे तो नेता लोग लफाजी की तरह बात करते हैं, आरोप लगा देते हैं हवा में, क्या उसमें कुछ आधार हो या ना हो. लेकिन सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार विपक्ष के नेता ने पहली बार एक अकाट्य प्रमाण तमाम डेटाओं के साथ को कोरिलेट किया, फिर उसके निष्कर्ष निकाले और एक चुनौती दी कि ये है. सवाल है कि उन्होंने एक नया इतिहास सामने रखा है, और एक बल्कि मैं ये कहूंगा कि पश्चिम के जो विकसित समाज हैं, जहाँ एक विकसित लोकतंत्र है, जहाँ इस तरीके की बातें अब की जाती हैं, मैं समझता हूँ कि ये मिसाल उन्होंने एशिया के देशों के सामने ही नहीं बल्कि वेस्ट के सामने भी रखी है, उन विकसित देशों के सामने भी रखी है कि जहां लोकतंत्र है. मैं समझता हूं इसको अब क्या भाजपा हो, क्या चुनाव आयोग हो, अब इसको आसानी से नहीं झुठला सकेंगे. अगर झुठलाते हैं तो फिर उन्हें बांग्लादेश का जो हुआ है, वहां के चुनाव आयोग की हालत हुई है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या वो चाहते हैं कि जनता सड़कों पे उतरे. इससे बेहतर है कि अपनी कमियां, अपने अपराध स्वीकार करें. ये बिल्कुल एक चोरी है, वोट की चोरी है, लोकतंत्र की चोरी. कि हरियाणा में वोट की अभी कल ही की तो बात है, हरियाणा तो अभी ताजा है, तो 14 की बात कर रहे हैं कि तारीखें क्यों बदली गई थी. उठाया उन्होंने सवाल, बड़ा गंभीर सवाल है. पॉलिटिकल साजिश अलग चीज होती है. नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, अलग चीज होती है. 14 में पॉलिटिकल साजिश थी. यस, साजिशें होनी, कहीं पॉलिटिकल है, कहीं चोरी है मशीनरी की, और सब तमाम जो आपकी जो चोरी और डाका, उसकी तो उन्होंने कहीं कहा था कि आपने क्यों बदली तारीखें. मैं जोशी सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि बहुत गंभीर मोड़ पर देश खड़ा है, बेहद संगीन आरोप है. क्या इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हमारी अंतिम आस रहती है, भले ही अब कहीं टूट रही है वो उम्मीदें भी, जब फैसले आते हैं अधूरे आते हैं, आधे होते हैं, कहीं कुछ होता है, सिर्फ डायरेक्शन तक रह जाते हैं, फिर भी क्या ये मौका नहीं है
कि इतना खुलकर जब चीजें आ रही हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खामोश है, सरकार से वैसे जवाब नहीं आ पा रहे हैं, उसे सुमोटो नहीं लेना चाहिए, इस पूरे मामले को उठाना चाहिए और जवाब नहीं मांगना चाहिए चुनाव आयोग से। मांगा जा सकता है, नहीं मांगा जा सकता है? अंतिम टिप्पणी आपकी रामचरण जोशी साहब। देखिए, पहली बात, सर्वोच्च न्यायालय ही अब एक अंतिम हमारी आशा का केंद्र है। सर्वोच्च न्यायालय को अपना अस्तित्व, यानी जिसे बोलते हैं कि सॉवरेनिटी दिखानी होगी, अगर वो स्वतंत्र रहना चाहता है। नहीं तो हम पर ये आरोप लगेंगे कि हम पाकिस्तान के जुडिशरी बन चुके हैं। अगर उस आरोप से बचना चाहता है आज का सर्वोच्च न्यायालय, ये न्यायपालिका, संपूर्ण न्यायपालिका ऊपर से लेकर नीचे तक, तो अब उसे अपनी संप्रभुता, संवैधानिक संप्रभुता का परिचय देना पड़ेगा। आपने सुना, मैंने शुरू में ही ये कहा था कि अगर चुनाव आयोग और हमारे जो भारतीय सत्ता संस्थान है, इसको ढाका की नियति से बचना है। ढाका में पिछले साल क्या हुआ, चुनाव आयोग की क्या स्थिति हुई, चुनाव आयोग के सदस्यों की क्या स्थिति हुई, उनके घर घेर लिए गए, वो जनता का निशाना बने। और चुनाव चोरी करने वालों का आश्चर्य भी देखा था हमने। तो क्या भारत की सरकार और न्यायपालिका और कार्यपालिका और संसदीय विधायिका क्या चाहते हैं कि भारत में ये हो? और वो भी, यानी अभी हम लोगों ने 75 साल मनाए थे स्वर्ण काल, और उसके तुरंत बाद क्या भारत के लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं? वेने जी ने थोड़ी देर पहले कहा, सही कहा कि वोट तंत्र ही, वोट डालना ही लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की चेतना आपकी धमनियों में रहे। मैं शुरू से लिखता आ रहा हूं कि, क्षमा करेंगे, मैं थोड़ा सा 5वें दशक से ही आ रहा है कि हमने वोट डालना सिखाया है, लेकिन लोकतंत्र के जो संस्कार हैं, लोकतंत्र की जो चेतना है, जिसे बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, कि हम वोट क्यों डालें, किसको डालें, और यही नहीं कि क्या हमारी तीनों जो अंग हैं राज्य के, वो ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। जब तक ये चेतना नहीं पैदा होती, तो तब तक ये वोट चोरी होती रहेगी। इसलिए हो सकता है कि ये किसी दिन नारा सड़कों पे आए कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो ये अंतिम चेतावनी है। और यहाँ चुनाव आयोग अब भाग नहीं सकता, क्योंकि देखिए, राहुल गांधी के अगर डाटा फर्जी हैं, तो आप एक स्टेटमेंट जारी करें दिल्ली से कि हाँ, चुनाव आयोग सहमत नहीं है, ये सारे डेटा गलत हैं, और आप FIR दर्ज करवाएं राहुल गांधी जी के खिलाफ। लेकिन आज आपने को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया है किसी भी प्लेटफॉर्म पर। तो मेरा ये कहना है कि अगर बिल्कुल डिस्क्रेडिट बीजेपी का, मुझे एक चीज ये लग रही है, जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, कि जो इनका हिंदुत्व का नारा है वो फेल हो चुका। अगर हिंदुत्व का नारा काम कर रहा होता हिंदी बेल्ट में भी, तो वोट की चोरी नहीं होती। इसका मतलब यह है कि भारत की जनता, भारत का जो मानस है, वो किसी धर्म के सांचे में, एक धर्म के सांचे में ढलने के लिए तैयार नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लें। ये हिंदू राष्ट्र और मजहब पर आधारित जितने भी राष्ट्र बने हैं, उनकी क्या हालत है? पाकिस्तान को ले लीजिए। मेरे पास जोशी समय मैं उस पर नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं अलग से चर्चा इस पे बिल्कुल कर लूंगा। ये है कि अंतिम खाली पूरी सत्ता संतान को अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने का ये अंतिम अवसर है। इसलिए चुनाव आयोग को बिल्कुल खुलकर सामने आना पड़ेगा, नहीं तो ढाका के मंजर को याद रखना।